नमस्कार जी। आज आपको 12th क्लास के चैप्टर 1 खेलों में योजना के बारे में बताया जाएगा। मेरा नाम सोमव्रत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन। न्यू सिलेबस के अनुसार जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में शामिल किए गए हैं वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमेटी, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। जो टूर्नामेंट हैं वो 4 हैं: नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन। और जो फिक्सचर तैयार होंगे वो होंगे नॉकआउट और लीग के। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि योजना किसे कहते हैं। तो योजना कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इन बातों का समय से पहले ही हमें पता चल जाए कि भाई कोई क्रिया जो होनी है वो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और किसके द्वारा होगी। यदि हम ये पहले से ही निर्धारित कर लें तो हम उसको योजना कहेंगे। कल हमें क्या करना है उसके बारे में आज हमें पता होना चाहिए। कब करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है और किस लिए करना है, इन सभी बातों का समय से पहले ही निर्धारित कर लेना योजना कहलाता है। तो खेलों में योजना की क्या भूमिका होगी? भाई कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके बारे में पूर्व निर्धारित पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि वो टूर्नामेंट कब होगा, किस किस टीमों के बीच होगा, उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या है, कहाँ पर होगा, वो जो स्टेडियम है वो कौन सा है, किसके द्वारा ये सभी क्रियाएं होंगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो खेलों में योजना का यही महत्व है। यदि हम कोई प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो उस ट्रेनिंग के बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए। उसका क्या समय है, किस दौरान वो होगी, किसके द्वारा वो दी जाएगी और कितने समय तक वो दी जाएगी, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। तो योजना का साधारण अर्थ यही है कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इन बातों का पहले से ही निर्धारित कर लेना जिससे हमें अपने विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, योजना कहलाता है। तो योजना के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं? जैसे तालमेल बनाना। तो योजना से तालमेल बन जाता है। जब हमें यही पहले से पता होगा कि कल क्या होगा तो हम सुनिश्चित कर लेंगे इस बात को कि कल इस प्रकार हमें उठना है, इस प्रकार खाना है और इस टाइम पर जाना है और ये इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। इस प्रकार हम जो है तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरा है खेल प्रदर्शन में वृद्धि। जब हम इस पर चलेंगे तो हमारी तैयारी पूर्ण रूप से होती रहेगी और हमारे खेलों का प्रदर्शन बढ़ता रहेगा। गलतियों की संभावनाएं कम होती रहेंगी और हमारी जो दक्षता है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो पहले से ही योजनाओं का निर्धारण करना अति उत्तम होता है। अब हम आते हैं टूर्नामेंट पर। तो टूर्नामेंट के 4 प्रकार होते हैं। टूर्नामेंट होता क्या है? किसी भी योजना के तहत जब हम पहले प्लानिंग करेंगे कि भाई उस प्लानिंग में हमें आगे क्या करना है, किसी भी योजना के तहत जब 2 या 2 से अधिक टीमें विशेष नियमों के अनुसार कोई प्रतियोगिता आयोजित करती हैं, किसी टूर्नामेंट को निर्धारण करती हैं तो टूर्नामेंट कहलाता है। तो ध्यान रखिए, टूर्नामेंट में कम से कम 2 टीमें होती हैं। अकेला व्यक्ति टूर्नामेंट नहीं कर सकता। तो 2 व्यक्ति या 2 टीमें जब आपस में नियमों के अनुसार कोई खेल खेलते हैं तो उसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। तो टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। एक एक करके इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो टूर्नामेंट है नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि इस टूर्नामेंट में जो भी टीम हार जाती है तभी उसी वक्त टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता। नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट जिसमें कोई टीम जिस दौर में हार जाए वह उसी समय टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता। दूसरा आता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी है। तो लीग टूर्नामेंट की मुख्य बात ये है कि इसमें जो है प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होगा। हर टीम का मैच हर एक टीम के साथ होगा, चाहे टीम हार जाए। तो इसमें मैचों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग।
सिंगल लीग में प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ केवल एक बार होगा, और डबल लीग में प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ 2 बार होगा। अब आता है नंबर 3, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ऐसी प्रतियोगिताएं जिसमें 2 प्रकार के टूर्नामेंटों को क्रम से कराकर विजेताओं का निर्धारण किया जाता है। क्रम से का मतलब पहले एक टूर्नामेंट, उसके बाद अगला टूर्नामेंट। तो ये 4 प्रकार का होता है। नॉकआउट कम नॉकआउट, अर्थात पहले नॉकआउट, उसके बाद जो टॉप 4 टीम होंगी उनका फिर से नॉकआउट। दूसरा नॉकआउट कम लीग, अर्थात पहले नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, फिर जो टॉप 4 टीमें होंगी उनका लीग होगा। लीग कम लीग, पहले लीग फिर से लीग। लीग कम नॉकआउट, पहले लीग फिर से नॉकआउट। तो इसका मतलब ये है जिस टूर्नामेंट का नाम पहले आ रहा है वो पहले होगा, और फिर कम के बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो उसके बाद होगा टॉप 4 टीम का। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। अब इसके बाद चौथा जो है वो चैलेंज टूर्नामेंट है। इसमें क्या है, एक टीम दूसरी टीम को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मुकाबले के लिए आमंत्रित करती है और वो उसके साथ मैच खेलती है। तो ये नॉर्मल जानकारी आपको दी गई है। विशेष से हम आपको टूर्नामेंट के विषय में बताएंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर उसको ध्यान से सीख सकते हैं। तो ये पहले हम लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वही है, प्रत्येक जैसे ही टीम हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, वो दूसरे दौर में खेलने के लिए नहीं जाती। तो अब देखिए हम जो फिक्सचर किसे कहते हैं। फिक्सचर वो होता है जैसे जिसमें हमें पहले से ही ऐसी टाइम टेबल, ऐसी चार्ट तैयार हो जाती है जिसमें हमें पता होता है भाई इस तारीख को इस टीम का मैच इस टीम के साथ होगा, इस खिलाड़ी की फ़ाइट इस खिलाड़ी के साथ होगी, तो वो फिक्सचर कहलाता है। तो अब देखिए, मानिए कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में लगभग। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि 11 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट से फिक्सचर तैयार करें। तो ये फिक्सचर हम कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए उसको मैंने स्टेप में रखा है ताकि आसानी हो सके। तो स्टेप 1 हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि हमारी टीमें कितनी हैं। स्टेप 1 में हमने देखा कि टीमों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11। तो हमारे पास कुल टीमें कितनी हैं, 11। अब स्टेप 2 में आता है ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, और स्टेप 3 में आता है निचले अर्ध में टीमों की संख्या, अपर लेवल एंड डाउन लेवल। ये अपर लेवल और डाउन लेवल क्या है, यहाँ पर देखिए ये नीचे जो फिक्सचर बना हुआ है, इस फिक्सचर में 11 टीमों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 7 के यहाँ लाइन जो मैंने खींची, ऊपर की 6 टीमें अपर लेवल में हैं और नीचे की 5 टीमें लोअर लेवल मतलब निचले अर्ध में है। ऊपर का अर्ध ऊपर की 6 टीमें और नीचे का अर्ध नीचे की 6 टीमें। तो आइए यहीं पर फिर से स्टेप 2 पर आते हैं। ऊपर के अर्ध में टीमों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल N + 1/2। कैपिटल N का मतलब है टीमों की कुल संख्या। तो टीमों की कुल संख्या 11 + 1/2 मतलब 6 टीमें। 6 टीमें ऊपर के अर्ध में जाएंगी। तीसरा जो स्टेप है वो है निचले अर्ध में टीमों की संख्या। इसका फॉर्मूला है N - 1/2 अर्थात 10/2। निचले अर्ध में 5 टीमें जाएंगी। इस प्रकार हमने इनको बांट दिया। और यदि यहाँ पर अपवाद क्या आता है, यदि टीमें 12 हों, 10 हों, 14 हों, तो फिर क्या किया जाएगा। तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं भाई आधी टीम को कहीं बैठा दे। तो ऐसी सिचुएशन में टीमों को हाफ हाफ कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 4, बाई की कुल संख्या क्या है। तो बाई, ये पहले जो स्टेप थे 1, 2 और 3, ये टीमों की कुल संख्या से मैच करते थे। अगले जो 3 स्टेप आएंगे 4, 5 एंड 6, ये जो है बाई से संबंधित है। अब ये बाई है क्या, बाई के बारे में आपको बताया जाता है कि ये जो बाई है ये है क्या। बाई वो विधि है जो किसी भी टीम को बिना खेले पहले राउंड को पार कराकर दूसरे राउंड में पहुंचा देती है। अब ये पहला राउंड और दूसरा राउंड क्या है, देखिए जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो फिक्सचर बनाते में यहाँ पर ये है पहला राउंड, ये रहा, यहाँ पर ये है दूसरा राउंड, ये है तीसरा राउंड। तो पहले राउंड में क्या हुआ, पहले राउंड में इन टीमों का मैच हुआ 2 और 3 का, 4 और 5 का, लेकिन नंबर 1 टीम का कोई मैच नहीं हुआ। नंबर 1 टीम सीधा ही पहले राउंड को पार कर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई दूसरे राउंड में।
लेकिन 2 और 3 में से कोई एक टीम आगे आई है, नंबर 3 जीत के आ गई है। तो नंबर 3 2 से फाइट करके आ गया ये, क्यों? क्योंकि इसको बाई नहीं मिली। लेकिन नंबर 1 टीम को क्या मिल गई थी? बाई। इसलिए वो पहले राउंड को छोड़कर दूसरे राउंड में बिना खेले प्रवेश कर गई। इस विधि को क्या कहा जाता है? बाई कहा जाता है। तो बाई किसे कहते हैं? बिना खेले पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड में पहुंच जाना बाई कहलाता है। अब बाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि टूर्नामेंट के दौरान टोटल कितनी बाई हैं? तो कुल बाई निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस में कैपिटल N। ये जो 2 की पावर n है वो जो है स्मॉल n है। इस प्रकार से होगा 2 की पावर स्मॉल n माइनस में कैपिटल N। तो ये जो कैपिटल N है ये तो है टीमों की कुल संख्या, और 2 की पावर n का मतलब है कि 2 को जब तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहो जब तक टीमों की कुल संख्या छोटी ना पड़ जाए। देखिए कैसे, अब 2 गुना 2 4, लेकिन 4 जो है 11 से छोटा है, इसका मतलब आगे और बढ़ना पड़ेगा। अब 4 गुना 2 8, भाई 8 भी 11 से छोटा है, मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 गुना 2 16, अब 16 11 से बड़ा है, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 करने से क्या आता? 5। तो हमारी टोटल जो बाई हैं हमारे पास कितनी है? 5 हैं। तो स्टेप नंबर 4 था। आप इसको रोक करके वापस जा करके फिर से सुन कर ये सीख सकते हैं। स्टेप नंबर 5 पे हम आते हैं। तो जिस प्रकार हमने कुल टीमों को 2 भागों में बांटा था, उसी प्रकार हम कुल बाई को भी 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी अर्ध में और निचले अर्ध में। तो ऊपरी स्टेप नंबर 5 ऊपरी अर्ध में बाई की कुल संख्या, और स्टेप नंबर 6 निचले अर्ध में बाई की कुल संख्या। तो ध्यान रखना, इसको इस फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं? जहाँ पर टीमें ज़्यादा होंगी वहाँ पर बाई कम होगी, और जहाँ पर टीमों की संख्या कम होगी वहाँ पर बाई की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है? ऊपर माइनस और यहाँ प्लस, एन बी माइनस 1/2, और स्टेप नंबर 6 में एन बी प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ टीमें कितनी है? ऊपर के अर्ध में ज़्यादा और नीचे के अर्ध में कम। ये याद करने का तरीका है। तो एन बी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ बाई को। नंबर ऑफ बाई ये है कुल संख्या, तो एन बी नंबर ऑफ बाई। तो फॉर्मूला ये हुआ एन बी प्लस 1/2, टोटल बाई कितनी है? 5। एन बी माइनस 1/2 स्टेप नंबर 5, एन बी प्लस 1/2 स्टेप नंबर 6। तो इसको निकाल के आते हैं, ऊपर 2 बाई जाएंगी और नीचे 3 बाई जाएंगी। तो इस तरह से हमने 6 स्टेपों को कवर किया। तो ये 6 स्टेप मुख्य थे। अब करते हैं, हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में आता है मैचों की कुल संख्या। भाई एक टूर्नामेंट के दौरान जो है कितने मैच होंगे? तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का फार्मूला है n-1। तो टोटल टीमें कितनी थी? 11। 11 में से एक गया 10, तो टोटल मैच हो जाएंगे 10। स्टेप नंबर 8 पे आते हैं। यह है राउंडों की कुल संख्या। भाई राउंड किसे कहते हैं? राउंड ये होते हैं जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। तो ये राउंड हम कैसे पता करेंगे? तो राउंडों की कुल संख्या का पता करना है जिस टाइम हम बाई निकालते हैं। याद रखें, जब हमने बाई निकाली थी यहाँ पर, तो हमने जितनी दुग्गियों का प्रयोग किया था उतनी ही दुग्गियों को उठा करके राउंडों में रख दें और उनको आपस में क्रॉस कर दें। जितनी संख्या क्रॉसिंग में आती है टोटल उतने ही राउंड होंगे। तो यहाँ पर 4 दुग्गियों का प्रयोग हुआ तो 4 राउंड यहाँ पर होंगे। तो अगला है स्टेप नंबर 9। ये इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 9 में हमें ये पता करना है कि भाई किस किस टीम को बाई दें। जैसे हमारे पास कुल बाई आई थी 5, लेकिन टीमें तो हैं 11। अब वो कहने लग जाए जी मुझे दो, ऐसा तो होता नहीं। इसका एक नियम बना हुआ है। तो नियम क्या है कि भाई पहली बाई किसको दें, दूसरी बाई किसको दें, तीसरी बाई किसको दें, चौथी बाई किसको दें और 5वीं बाई किसको दें। तो इसका एक साधारण सा हिंट या इसको ट्रिक भी हम कह सकते हैं, ट्रिक बनाई हुई है जिसमें हमें याद रखना है कि फर्स्ट बाई कहाँ जाती है, सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ, फोर्थ कहाँ। तो याद रखना, पहली बाई डी का डी अर्थात डाउन का डाउन, चौथी बाई यू का यू अर्थात अप का अप,
पाँचवीं बाई डी का यू डाउन का अप, चौथी बाई अप का डी मतलब अप का डाउन यू डी। तो फर्स्ट बाई जाती है डाउन का डाउन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो नीचे हाफ बना हुआ है, ये जो 7 से नीचे हाफ है और 6 के ऊपर टी में हाफ हैं, तो ये हो गया ऊपरी अर्ध और ये हो गया निचला अर्ध। मतलब ये हो गया अप और ये हो गया डाउन। तो वो कहता है पहली बाई जाती है डाउन का डाउन मतलब निचली क्षेत्र, इस क्षेत्र की सबसे नीचे वाली टीम मतलब टीम नंबर 11 को। ये रूल है। दूसरी बाई जाती है यू का यू मतलब अप का अप, अप का अप, तो ऊपर वाला क्षेत्र ये है। और दूसरी बाई जाएगी ऊपर वाले 6 टीमों में सबसे ऊपर कौन से? टीम नंबर 1 को। इस प्रकार तीसरी बाई डाउन का अप, सबसे निचला क्षेत्र ये हुआ डाउन 7 से 11 के बीच में, तो डाउन का अप कौन सी टीम है? टीम नंबर 7, इसको जाएगी तीसरी बाई। चौथी बाई जाएगी अप का डाउन, तो अप का डाउन कौन है? अप का ये टीमें हैं, टॉप की 6 टीमें अप थी मतलब ऊपर वाले अर्ध में थी, तो अप का डाउन क्या होगा? टीम नंबर 6, तो टीम नंबर 6 को गई है चौथी बाई। अब लेकिन हमारे पास तो बाई 5 है, तो पाँचवीं बाई किसको जाएगी? पाँचवीं बाई जाएगी फिर से यहाँ पे आ जाएगा 5 डाउन का डाउन। तो डाउन का डाउन कौन है? यहाँ पर देखिए डाउन का डाउन ये है, डाउन की 7 8 9 10 11 हैं, तो डाउन का डाउन क्या आता है? 11। लेकिन 11 का तो हमने पहले बाई दे दी क्योंकि फर्स्ट नंबर बाई 11 को गई थी, तो अब नंबर आ जाता है 10 का, तो ये बाई जाएगी नंबर 10 को। इसको जब आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाकर जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये फिक्चर आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पाँचवीं बाई इसको दी, तो हमने क्या मेथड किया? बाई किस प्रकार देते? पहली बाई जाएगी डाउन का डाउन, दूसरी बाई अप का अप, तीसरी बाई डाउन का अप, चौथी बाई अप का डाउन और पाँचवीं फिर से डाउन का डाउन। और अगर 5 से ज़्यादा हमारे पास बाई होती तो छठी अप का अप, 7वीं डाउन का अप और 8वीं अप का डाउन। इसी प्रकार ये सीरीज आगे चलती रहती। तो ये बाई का फॉर्मूला इस प्रकार हमने इसको निर्धारित किया, फिक्चर इसी के अनुसार बन जाता है। अब ये 9 स्टेप करने के बाद हमने टोटल टीमों को लिख लिया। टीमों को लिखने के बाद उसको 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी अर्ध और निचला अर्ध। ऊपरी अर्ध में 1 से 6 टीम आ गई, निचले अर्ध में 7 से 11 टीम आ गई। अब हमने देखा जिन टीमों को बाई मिली है वो पहला राउंड क्लियर करके आगे चली गई। ये अब मैं जो ग्रीन कर रहा हूँ ये बाई मिल चुकी है इनको। तो नीचे 3 टीमों को बाई है, ऊपर 2 टीमों को बाई है, और ये पहला राउंड जो है बिना खेले ही पार कर गई। और बाकी सबका क्या हुआ? आपस में मैच हुआ। किसका मैच हुआ? देखो 2 और 3 का मैच हो रहा है, 4 और 5 का मैच हो रहा है, और इधर 8 और 9 का मैच हो रहा है। फिर इनमें से कोई एक टीम आगे जाती है। आगे जाने के बाद राउंड नंबर 2 में यहाँ पर मैच होंगे 1 का 3 के साथ, 5 का 6 के साथ, 7 का 9 के साथ और 10 और 11 का, यहाँ दोनों को बाई मिल के आ गई, 10 और 11 का यहाँ मैच होगा। फिर ये इसमें से कोई भी एक टीम इनमें से आगे जाएगी और इसी प्रकार आगे फिर मैच होगा। फिर आगे जाएगी, आगे जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इनका मैच फिर यहाँ पे होगा, फिर आगे जाएंगी और ये इनका चौथा राउंड, लास्ट राउंड यहाँ पर होकर के फाइनल टीम निकल जाती है। तो जो मुख्य जो था वो आपको बता दिया है। ये 9 स्टेप थे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर तैयार करने के। अब नॉकआउट के विशेष उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ दल प्रतियोगिता का पता चलता है, भाई इसमें पता चल जाता है सबसे मजबूत जो टीम है वो कौन सी है, दर्शकों का मनोरंजन होता है। ये सभी जनरल उद्देश्य हैं और जनरल ही इन टूर्नामेंटों के लाभ हैं। जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको पता है कि एक टीम हारती है तो बाहर हो जाती है, तो इसका मतलब ज़्यादा टीमों का मैच इस विधि से आसानी से कराया जा सकता है। और जब कम मैच होते हैं तो इसमें खर्चा भी कम होता है, तो एक कम खर्चीले भी टूर्नामेंट होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टूर्नामेंट है वो है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होना अनिवार्य है। अब इसका फिक्चर कैसे तैयार होता है, इसकी 2 विधियां हैं, एक चक्रीय विधि और दूसरी सीढ़ीदार विधि, साइकिलिंग मेथड और स्टेयर केस मेथड।
अब चक्रीय विधि में क्या होता है आप देखिए, आपको बताते हैं। जो चक्रीय विधि है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि हमारे पास कितनी टीमें, 60 टीमें हैं। अब 60 टीमों में हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होगा, तो हमने क्या किया, 2 का मैच 3 से कराया, 4 का 5 से कराया, 6 का 7 से कराया, 1 को दे दी बाई। ये हो गया पहला राउंड। भाई 1 नंबर टीम को नहीं खिलाया, बाकी उनका आपस में मैच करा दिया, ये पहला राउंड हो जाता है। दूसरे राउंड में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये बाई थी इसको तो एज इट इज ऐसे के ऐसे फिक्स कर दिया, और बाकी सबको इस एरो की निगाह में घुमा दिया। मतलब नंबर 3 पहुंच गई 1 की जगह, 1 पहुंच गया 2 की जगह, 2 पहुंच गया 4 की जगह, और 4 पहुंच गया 6 की जगह, 6 पहुंच गया 7 की जगह, और 7 पहुंच गया 5 की जगह, 5 पहुंच गया 3 की जगह। इनको इस प्रकार राउंड में घुमाया, इन सभी बची हुई टीमों को इस प्रकार राउंड से घुमाकर उनकी पोजीशन चेंज हो गई, और इनको हर बार अलग अलग राउंड में घुमाते रहना है, और जब तक घुमाना है जब तक पहले वाली अवस्था सेम ना आ जाए। अब देखो इनको घुमाते घुमाते हम जब यहाँ पहुँचते हैं लास्ट राउंड पे, तो 2 नंबर 4 नंबर 6 7 3 1 यहाँ पे हैं, लास्ट राउंड होता है ये, 7वां राउंड है लास्ट राउंड। अगर 7वें राउंड को हम फिर से लेके जाएं तो 1 नंबर फिर यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये तो हमने पहले से ही वो वाला कर रखा है जिसमें 1 नंबर पहले से यहाँ था। तो ध्यान रखना, फिर से एक बार देखें क्या करना है। तो इसमें सबका मैच सबके साथ होगा, पहली नंबर टीम को बाई दे देते हैं, बाकी सबका मैच आपस में करा देते हैं। फिर क्या करना है, बाई को फिक्स कर देते हैं एज इट इज, और बाकी को इस प्रकार से मूव करा देते हैं, उनके स्थानों को परिवर्तन कर देते हैं इस प्रकार एरो लगाकर। इससे पता चल रहा है कि 3 नंबर जो है 1 के पास चली गई, 1 नंबर नीचे 2 में आ गया, 2 4 में आ गया, 4 6 में आ गया, और 6 7 में आ गया, और 7 5 के पास पहुंच जाता है, और 5 जो है 3 के पास पहुंच जाता है। ये वाला जो पोजीशन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये वाली जो पोजीशन है इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये हर राउंड कन्वर्ट होता चला जाता है। लीग टूर्नामेंट में सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद करना है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैचों की कुल संख्या का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 में 2। n का मतलब है टीमों की कुल संख्या, तो टीमों की कुल संख्या 7 है, तो 7 माइनस 1 में 2 मतलब 21 मैच होंगे टोटल। ये है लीग टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का फॉर्मूला। इससे पहले हमने किया था नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या का फॉर्मूला n माइनस 1 था, लेकिन इसमें n इंटू n माइनस 1 में 2 होगा। तो लीग टूर्नामेंट का दूसरा मेथड सीढ़ीदार विधि, ये सबसे आसान विधि है, और ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कभी भी कोई बाई नहीं दी जाती। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, टीम नंबर 1 का मैच टीम नंबर 2 से करा दिया, 3 से करा दिया, 4 से करा दिया, 5 से करा दिया, 6 से करा दिया, 7 से करा दिया। अब मेथड का नाम है सीढ़ीदार विधि। ऊपर से एक सीढ़ी डाल दी, सीढ़ी डालने के बाद अब आ गया नंबर टीम 2 का, तो 2 का मैच सबसे करा देते हैं, 2 का मैच करा देते टीम नंबर 2 से। 1 से क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि 1 से पहले हो चुका है, इसीलिए ये सीढ़ी डाली गई है। तो 2 का 3 से करा दिया, 2 का 4 से करा दिया, 2 का 5 से करा दिया, 2 का 6 से करा दिया, 2 का 7 से करा दिया। ऐसे ही फिर से एक सीढ़ी डाल देते हैं। अब आ जाते टीम नंबर 3, तीसरी टीम आ जाती है, तो 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से फिर से एक सीढ़ी डाल देते हैं। अब आ जाता है टीम नंबर 4, 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से फिर से एक सीढ़ी डाल देते हैं। और अब आ जाते टीम नंबर 5, 5 का 6 से, 5 का 7 से फिर एक सीढ़ी डालते हैं। टीम नंबर 6, 6 का 7 से। 7 के लिए सीढ़ी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 का मैच जो है नीचे अपने आप हो गया, यहाँ पर नीचे अपने आप हो गया। तो इस प्रकार से फिर से ध्यान दें, इसमें क्या करना है, टीम नंबर 1 का मैच करा दिया सबके साथ, सीढ़ी डालकर 2 का करा दिया, सीढ़ी डालकर 3 का करा दिया, सीढ़ी डालकर 4 का करा दिया, सीढ़ी डालकर 5 का करा दिया, और सीढ़ी डालकर 6 का करा दिया। इसमें भी मैचों की कुल संख्या का फार्मूला जो है वही है,
n/n-1/2, क्योंकि ये भी लीग है, सिर्फ विधि उसकी चेंज होती है। तो n/n-1/2, तो 21 ही मैच इसमें होंगे। तो ये जो थे विशेष रूप से दोनों टूर्नामेंट मैंने आपको फिक्सचर के साथ करा दिए हैं। आप इसको बार बार देख करके इसका अभ्यास करें और आप इसको सीख जाएंगे। यही चीज़ें इसमें मेन थी। अब थ्योरी का जो छोटा बहुत रह गया है उसको देख लेते हैं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स आपको बता ही दिया है, एक परिभाषा इसकी यहाँ पर दी हुई है एलन के अनुसार, इसको भी आप याद करें। और अब हम चलते हैं मुख्य चीज़ पर, वो ये है कि विशेष सीडिंग क्या है। ये जो विशेष सीडिंग है ये क्या है। तो क्या होता है, कई बार सीडिंग और विशेष सीडिंग को मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या होता है, कई बार जो अच्छी टीमें हैं, नॉकआउट मेथड का एक दोष है। क्या दोष है कि जो कुछ अच्छी टीमें हैं वो पहले राउंड में ही हार जाती हैं और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। तो इस दोष को ख़त्म करने के लिए कि भाई टीम तो अच्छी थी लेकिन दूसरी टीम का बाई चांस तुक्का लगता है और वो उसको हरा देता है, तो ये एक दोष है। इस दोष को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग प्रणाली को लाया जाता है। ये सीडिंग प्रणाली क्या है, अच्छी टीमों को ऐसी जगह फिक्सचर में तैयार किया जाता है जिससे वो शुरुआती दौर में आपस में ना भिड़ें। और विशेष सीडिंग में क्या होता है, अच्छी टीमों को फिक्सचर में ऐसी जगह सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा दिया जाता है जिससे वो शुरुआती दौर में आपस में ना भिड़ें, अच्छी टीमें आपस में ना भिड़ें। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे सुशील कुमार हैं, ये जो हैं रेसलिंग के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में अपने आप को पहुंचाकर वहां से 2 मेडल देश के लिए लेके आए हैं। तो अब यदि उनकी वेट कैटेगरी में कोई नॉकआउट टूर्नामेंट कराया जाए तो उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम उनको सीडिंग या फिर विशेष सीडिंग का लाभ प्रदान करते हैं। जैसे उनको या तो फिक्सचर में सीधा ही सेमीफाइनल या फाइनल में बैठा दिया जाएगा कि भाई बाकी पीछे से फाइट करते हुए आओ, सेमीफाइनल में सुशील कुमार के साथ फाइट होगी, या फिर उसको फिक्सचर में ऐसी जगह बैठाया जाएगा कि सीधे ही 2 अच्छे खिलाड़ी आपस में फाइट ना कर सकें, तो उसको सीडिंग या विशेष सीडिंग प्रणाली कहते हैं। तो अब योजनाओं के उद्देश्य दबाव को कम करना, तालमेल में वृद्धि करना, गलतियों की कम संभावना, खेल प्रदर्शन में सुधार। तो इस प्रकार से ये उनके उद्देश्य हैं। अब जो हमने बताया था कि टूर्नामेंट कराते समय कुछ कमेटियों समिति का निर्धारण करना पड़ता है जिससे टूर्नामेंट अच्छे से हो सके। तो वो निर्धारण 3 प्रकार से होता है, जैसे टूर्नामेंट से पहले की समितियाँ, टूर्नामेंट के दौरान की समिति और टूर्नामेंट के बाद की समिति। तो हम करते हैं टूर्नामेंट के पहले की समिति, टूर्नामेंट शुरू होने से पूर्व की समिति। जैसे आयोजन समिति ये निर्धारित करेगी कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किस प्रकार होगा, ये उसका संचालन करती है, ये इसको चलाने का काम करती है। फिर आती है टूर्नामेंट से पहले प्रचार समिति, भाई खेलों का पूर्ण रूप से प्रचार होगा जिसमें तारीख होगी, टाइम होगा, उसका स्थान होगा और निर्धारित एंट्री फीस को पहले से ही बताया जाएगा। प्राइजेज यदि होंगे तो उनको भी पहले से ही प्रचार में निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार जो है क्रिया समिति, इस समिति का मुख्य जो उद्देश्य होगा सभी वस्तुओं को खरीदना और उपलब्ध कराना होगा। फिर होती है तकनीकी समिति, ये जो है उपकरणों की देख रेख रखेगी, मैदान के अंदर जो भी तकनीकी बातें हैं उनको ये मेंटेन करती है। ये थी टूर्नामेंट से पहले की। अब टूर्नामेंट के दौरान जिस प्रकार टूर्नामेंट चल रहा है तो उस प्रकार उस टाइम क्या होगा, स्वागत होगा। कोई भी अतिथि आता है, खिलाड़ी आते हैं, उनका क्या करते हैं, स्वागत। उसके लिए अलग कमेटी बनाई जाती है। परिवहन कमेटी होती है जो खिलाड़ियों को लाती है अपन उनके निवास स्थान से जहाँ पर उनको ठहराया जाता है और वापस छोड़ के आती है, तो ये परिवहन समिति होती है। भोजन एवं आवास, भोजन का बंदोबस्त भी, बीच में खेल के दौरान में रिफ्रेशमेंट हम जिसको कहते हैं उसका भी प्रबंध कराने वाली कमेटी होती है। पुरस्कार समिति, जैसे खेल चलते हैं और उसके बाद प्रतियोगिताओं के दौरान बीच में भी पुरस्कारों की व्यवस्था कर दी जाती है। उसके बाद टूर्नामेंट के बाद की समिति, जब टूर्नामेंट समाप्त हो जाए, टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद जो है
उसके वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको स्थापित किया जाता है। जैसे परिवहन समिति खिलाड़ियों को छोड़ करके आएगी, तो ये टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद की बात है, तो उनको छोड़ के आना। ये नॉर्मल बातें थी। लीग टूर्नामेंट के लाभ हैं, जैसे योग्य टीम का पता चलता है, खेलने का अच्छा मौका मिलता है, अधिक प्रसिद्धि जो इससे प्राप्त होती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। बहुत सारे इसमें मैच होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रत्येक टीम का मैच प्रत्येक टीम के साथ होना अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है। अब जो विशेष बात थी वो यही थी कि इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाते हैं कि योजना किसे कहते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट किसे कहते हैं, लीग टूर्नामेंट की क्या है, बाई किसे कहते हैं, सीडिंग किसे कहते हैं, विशेष सीडिंग किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग, इनके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। नॉकआउट के क्या लाभ हैं, नॉकआउट के क्या हानियां हैं, लीग के क्या लाभ हैं, लीग की क्या हानियां हैं, इनकी तैयारी आप कर करके एग्ज़ाम में पहुँचें। और लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर और नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर, इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुख्य रूप से जैसे 17 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट या 21 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करें। इसको आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इस दौरान यदि किसी को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी किसी भी विद्यार्थी को होती है तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकता है, जो उस पर मैसेज छोड़कर अपनी परेशानी को मुझे बताए। मैं उस परेशानी को दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। तो जो नंबर है वो है 9213044444। तो आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।